हाँ, हमने नरजनन तंत्र में जो है पहला क्या देख लिया था, वृषण को देख लिया। हमने स्पर्म का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, सहायक नलिका। तो सहायक नलिका क्या होती है बेटा, बहुत सिंपल सा है। जैसे ये एक वृषण है, ये क्या है, वृषण है, और ये वृषण कोश है। ये बड़ा वाला भाग क्या है, वृषण कोश है। आप जानते हो कि जो वृषण होता है, आंतरिक संरचना में आपने देखा था कि वृषण के अंदर छोटे छोटे कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। और उसी वृषण पालिका के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। उन छोटी छोटी नलिकाओं को क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका हो गया। क्या हो गया, शुक्रजनक नलिका। इन शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या कितनी होती है, 1 से 3 होती है। ये शुक्रजनक नलिकाएं क्या करती हैं, जब आगे जाती हैं तो अंदर प्रवेश करती है। क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है, और अंदर प्रवेश करके यहाँ पे जाली नुमा क्या कर लेती हैं, संरचना बना लेती है। बताया गया कि जो ये वृषण पालिका है, वृषण पालिका के अंदर छोटी छोटी क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये शुक्रजनक नलिका आगे चलकर क्या करते हैं, इसके अंदर एक अंदर प्रवेश करके और एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है, एक जाली नुमा संरचना में जाता है, जिससे वृषण जालिका कहते हैं। अब इस वृषण जालिका से क्या होती है, छोटी छोटी पतली पतली छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। देख रहे हैं ना, ये पतली पतली क्या निकली हुई है, नलिकाएं। और ये छोटी छोटी नलिकाएं जो है निकल कर आगे जाकर एक बड़ी नलिका से मिलती हैं। यहाँ से आपको ये दिखाया गया, ये बड़ी नलिका है, जिस बड़ी नलिका को हम कहते हैं अधिवृषण या एपिडर्मिस कहते हैं। उससे जाकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और उस अधिवृषण से एक बड़ा नलिका निकला होता है, जिसे शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। और इसी शुक्रवाहक नलिका के माध्यम से शुक्राणु क्या होते हैं, बाहर करते हैं। यही तो है, ये वाला जो नलिका है, देख रहे हो ना, यही आगे जाकर किससे, आप देख रहे हो, पेनिस से जुड़ा हुआ है, और इसी के मार्ग से वो बाहर शुक्राणु क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो हमने क्या कर लिया, सहायक नलिका को देख, ठीक है ना। आप जो है नरजनन तंत्र में पहला आपने वृषण पढ़ लिया, दूसरा सहायक नलिका पढ़ लिया। अब तीसरा आपको क्या पढ़ना है, सहायक ग्रंथि पढ़ना। सहायक ग्रंथि में ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये मानव जनन तंत्र का क्या है, एक संरचना है। ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वृषण दिख रहा है। वृषण के ऊपर ये पतली सी भाग अधिवृषण दिख रही है। और पुनः जो है ये जो है कि इसी अधिवृषण से कौन निकलता है, तो आपको बताया गया था कि शुक्राणु, यानी ये ही अधिवृषण से एक पतली नलिका निकली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहक नलिका कहते हैं। और ये ही शुक्रवाहक नलिका क्या करती है कि शुक्राणुओं को, ये देख रहे हो, शुक्राणुओं को क्या करती हैं, इसी के माध्यम से आगे कहाँ लेके जाती हैं, यहाँ शुक्राशय में लाने का कार्य करती हैं। कहाँ लाती हैं, शुक्राशय। यानी जब वृषण से क्या होता है, शुक्राणु निकलता है, तो शुक्राणु निकल के कहाँ जाता है, शुक्राशय में जाता है। आपने देख लिया था कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा था, शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा था, तो आपके यहाँ वृषण पालिका थी। वृषण पालिका के अंदर छोटी छोटी क्या थी, नलिकाएं थी। वो नलिकाएं जाकर क्या हो रही थी, आपस में जहाँ जुड़ रही थी, यहाँ क्या वृषण जालिका बना रही थी। ये देख रहे हो ना, ये वृषण जालिका बना रही थी। और इसी वृषण जालिका से क्या हो रहे थे, एक पतली सी ये नलिका निकल के, यानी शुक्रवाहक नलिका निकल के, और शुक्राणु कहाँ आगे बढ़ रहा है। जब शुक्राणु कहाँ आ रहा है, शुक्राशय में। ये वाला भाग जो है आपको यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है, ये होता है मूत्राशय। यानी यही मूत्राशय के आधार पर कौन स्थित होता है, तो ये आपका एक जोड़ी शुक्राशय होता है। और इसी शुक्राशय, यहाँ शुक्राशय भी होता है। और ये नीचे वाला जो भाग, ये वाला भाग दिख रहा है, इसको कहा जाता है, दोनों तरफ है, इसको प्रोटेस्ट ग्रंथि कहते हैं। और ये नीचे वाला जो भाग, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको कंदमूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। और ये तीनों ग्रंथियां, ध्यान रखना, जब ये तीनों ग्रंथियां ये तीनों ग्रंथियां मिलकर एक तरल पदार्थ का स्राव करती हैं। ध्यान रखना, बताया जा रहा कि कौन कौन, इसमें मुख्य रूप से शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि और कंदमूत्र पथ ग्रंथि जो है, ये तीनों ग्रंथियां। और तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं, जैसे शुक्राणु यहाँ पहुँचता है, तो ये शुक्राणु के पहुँचने के बाद से एक प्रकार के तरल पदार्थ का ये स्राव करती हैं, ठीक है ना। जिसे उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सुक्री प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुक्री प्लाज्मा। और ये सुक्री प्लाज्मा जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें होता है फ्रुक्टोज और सिट्रिक एसिड,
यानी जो यहाँ से ये जो तीनों हैं कौन कौन, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि और कनमुद पत्र, ये तीनों मिलकर जिस तरल पदार्थ का स्राव करती हैं उस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, सुक्री प्लाज्मा कहते हैं। और इस सुक्री प्लाज्मा में क्या क्या होता है, सिट्रिक एसिड और फ्रुक्टोज होता है। और जब सिट्रिक एसिड और फ्रुक्टोज और प्लस शुक्राणु एक साथ मिल जाते हैं तो तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वीर्य का निर्माण यानी सीमन का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सीमन का निर्माण कौन कौन मिलकर करता है, एक तो इनमें से निकलने वाला तरल पदार्थ, वो तरल पदार्थ क्या है, सुक्री प्लाज्मा। सुक्री प्लाज्मा में क्या है, सिट्रिक एसिड है और फ्रुक्टोज है, ठीक ना। अब उन यानी जो सुक्री प्लाज्मा बन रहा है उसी सुक्री प्लाज्मा में कौन आगे मिल रहा है, स्पर्म मिल रहा है। कौन मिल रहा है, स्पर्म। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, सीमन का निर्माण होता है। अब आगे क्या होता है, हम ये इसमें निर्माण तो हो गया, लेकिन हम एक एक चीज को, इसमें शुक्राशय है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है और एक कनमुद पत्र है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो है शुक्राशय को देखते हैं। तो शुक्राशय क्या होता है, शुक्राशय क्या होता है बेटा, कि ये सबसे बड़ी जो है, जो नर होता है, नर में सबसे बड़ी सहायक नर ग्रंथि होती है। यानी सबसे बड़ी सहायक नर ग्रंथि कौन होती है, शुक्राशय होती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और ये स्थित कहाँ होते हैं, तो ये मूत्राशय के आधार पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसके बाद से बताया गया कि इसका पीएच मान जो है 7.3 होता है। और 7.3 होने के नाते आपको बताया गया था कि इसी मार्ग से पुरुष में यूरिन भी बाहर आता है और इसी मार्ग से क्या होता है, ये स्पर्म भी बाहर आता है। तो स्पर्म अगर देखो अम्लीय वातावरण होगी तो अम्लीय वातावरण में जो शुक्राणु होते हैं, एक प्रकार के कोशिका होते हैं, वह जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर अम्लीय होगा तो वह निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, जितने भी शुक्राणु होंगे वो मर जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में अब यहाँ से अगर यूरिन बाहर आ रहा है तो यूरिन में अम्ल की मात्रा होती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, ये जो इसमें सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। तो सिट्रिक अम्ल तो शुक्राणु को रहने ही नहीं देगा, कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, यानी शुक्राणु मर जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में ये जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय का पीएच मान 7.3 होता है। और 7.3 होने के नाते ये क्या करता है, इसकी अम्ल की मात्रा को निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। और निष्क्रिय करने के बाद से वह उसे क्या कर देता है, सीधे जो है क्षारीय वातावरण में कर देता है, जिसके वजह से शुक्राणु जीवित रहते हैं। नहीं तो कोई भी अगर जिसके अंदर शुक्राणु अम्लीय वातावरण में रहेंगे तो वह कभी भी जो है कि उससे बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो पहला तो आपने देखा कि इसमें एक चीज देखनी है कि 7.3 इसका पीएच मान 7.3 होने के नाते ये क्या करता है कि अम्ल की मात्रा को निष्क्रिय कर देता है। ये सुक्री प्लाज्मा का 60% भाग बनाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं ना कि ये तीनों मिलकर जो तरल पदार्थ बनाते हैं, जो सुक्री प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, यानी जिसमें फ्रुक्टोज और क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ये केवल अकेले शुक्राशय अकेले जो है वो तरल पदार्थ का कितना % भाग बनाता है, 60% भाग बनाता है। बाकी 40% में कौन बनाते हैं, ये और ये, ठीक है ना। तो अकेले कितने बना देता है, 60%। अब इसके तरल पदार्थ में फ्रुक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। यानी फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज क्या करता है, शुक्राणुओं का क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु अपना क्या करते हैं, वृद्धि एवं विकास करते हैं और गतिशील होते हैं। इनके तरल पदार्थ में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है। अब ये हार्मोन्स क्या करता है बेटा, इनके अंदर जो ये तरल पदार्थ निकालते हैं, इस तरल पदार्थ में एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नामक। अब ये देखो ये करता क्या है कि ये हार्मोन जो है, जैसे जब मेल फीमेल संबंध स्थापित करते हैं तो संबंध स्थापित करने के दौरान जब पुरुष
शीशन से क्या होता है, माध्यम से, पुरुष शीशन के माध्यम से शुक्राणुओं को इंसर्ट कहाँ कराया जाता है, गर्भाशय तक। यानी जो ये गर्भाशय का दीवार होता है, ये गर्भाशय का जो यहाँ पे मुख होता है, इस वाले भाग तक वेजाइना के रास्ते यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, शुक्राणुओं को लाकर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से जो ये हार्मोन्स है ना, प्रोस्टेटाग्लैंडिन, ये क्या करता है कि इस गर्भाशय के दीवार पर एक हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के कारण उनमें संकुचन उत्पन्न हो जाता है, यानी सिकुड़ने और फैलने लगता है। और सिकुड़ने और फैलने के कारण ये क्या होते हैं, जो यहाँ से सीमन होते हैं, ये सीधे अंदर की तरफ क्या होते हैं, भागते हुए जाते हैं। और भागने के बाद से ये कहाँ जाते हैं, फिलिपियन ट्यूब के पास पहुँचते हैं। और फिलिपियन ट्यूब के पास कौन रहता है, अंडाणु रहता है, और अंडाणु को निषेचन करते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको शुक्राशय समझ में आ गया होगा। इसके बाद से, शुक्राशय के बाद से जो है दूसरा जो है, इसमें है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या है, ये एक संपूर्ण ग्रंथि होती है। ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग पर स्थित होता है। ये क्या होता है कि ये भी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, ये क्या होता है, एक संपूर्ण ग्रंथि होती है। और ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग पर स्थित होता है। जो यहाँ से पेशाब का जो मार्ग होता है, उसी पर ये भी क्या होता है, स्थित होता है। ये शुक्री प्लाज्मा का जो है ना, जिसमें ये शुक्री प्लाज्मा का ये वाला शुक्राशय कितना बना रहा था, 60%, तो ये कितना बनाता है, 25% भाग निर्माण करता है। ठीक ना, 25% तरल पदार्थ किसका, कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि बनाता है। और इस तरल पदार्थ में एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध होता है। देखना, ये जो तरल पदार्थ ये निकालता है, इस तरल पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गंध होता है। उसी गंध के कारण जो पुरुष सीमन होता है, उसकी स्मेल जानते हो कैसे आती है, मांस के तरह से स्मेल आती है। जैसे कच्चा मांस होता है ना, जो जैसे स्मेल आता है, उसी तरह का स्मेल किसमें उत्पन्न हो जाता है, जो सीमन होता है, पुरुष सीमन होता है, हो जाता है। दूसरा काम क्या करता है, जो सीमन का निर्माण होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का ये रंग प्रदान करता है और उसे गाढ़ा बनाता है। यानी पहली बात कि उसमें जो पुरुष सीमन होता है, उसका रंग दूधिया कलर हो जाता है, सफ़ेद कलर हो जाता है। वो सफ़ेद कलर भी कौन प्रदान करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। तो एक चीज़ मिला कि भाई आपने एक चीज़ देख लिया कि ये क्या करता है, कि एक तो 25% क्या करता है, 25% ये क्या बनाता है, शुक्री प्लाज्मा का निर्माण करता है। और इसमें क्या करता है, एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न करता है। और एक बार क्या गया कि जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उसको दूधिया कलर भी प्रदान कौन करता है, ये करता है। ठीक है ना, ये याद रहेगा। इनके तरल में, अब अगला पॉइंट जो अगर देखोगे तो जो इनके तरल पदार्थ होते हैं, किनके, प्रोस्टेट ग्रंथि के, इनके तरल जो पदार्थ होते हैं, उसमें कैल्शियम पाया जाता है, उसमें प्रोस्टेटाग्लैंडिन जो हार्मोन्स होता है वो भी पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल होता है, एंजाइम होते हैं। और एंजाइम में कौन कौन से होते हैं, एसिड फास्फेट भी होता है, एनाइलेज प्रोटीएज भी इसमें शामिल होता है। ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं, जो इसमें तरल पदार्थ निकालता है, उसमें ये पाए जाते हैं। और इस ग्रंथि के स्राव के कारण शुक्राणु सक्रिय होते हैं। इसी ग्रंथि के स्राव के कारण जो शुक्राणु होते हैं, वह शुक्राणु क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से तीसरा है, अगला पॉइंट इसमें देखोगे तो शुक्राशय जो होता है, क्लोटिंग फैक्टर निकालती है, जो डी को थक्का बनाती है। अब ये क्या करता है, ये शुक्राशय में, एक पॉइंट में यहाँ छूट गया हूँ, जो शुक्राशय होता है बेटा, इसमें से क्लोटिंग फैक्टर्स निकलता है। यानी ये जो है ना, शुक्राशय क्या करता है कि जो वीर्य होता है उसको गाढ़ा बनाने का काम कौन करता है, शुक्राशय करता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझा रहा हूं। मैंने अभी बताया
कि पुरुष के जो सीमन होता है उस सीमन में फ्रुक्टोज पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं के अंडाणु के अंदर या गर्भाशय के अंदर फ्रुक्टोज वगैरह की मात्रा नहीं पाई जाती है। कई बार आप लोगों ने घटना देखा होगा, किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, रेप हो जाता है, रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये रियल में आजकल तो एक वो भी बना हुआ है ट्रेड, कोई भी अगर कमज़ोर पड़ता है तो औरतों को आगे लगा देता है, कहता है कि हमारे घर में घुस के हमारे औरतों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, इनके साथ रेप कर रहे थे। तो आखिर पुलिस उसका पता कैसे लगाती है? डॉक्टरी कराती है, यानी डॉक्टरी परीक्षण कराती है। तो डॉक्टरी परीक्षण में क्या होता है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ रेप किया होगा तो उसका स्पर्म उसके अंदर गया होगा, और जब स्पर्म कर रहे हैं ये सीमन गया होगा, और सीमन में क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। उसी फ्रुक्टोज के माध्यम से ये पता चल जाता है कि इस महिला या औरत के साथ क्या रेप हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये पता लगाने का ये क्या है? जरिया। इसके बाद से तीसरा जो है, इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है? कंदमूत्र पथ ग्रंथि, जिसको काउपर भी कहा जाता है। देखो ये क्या होता है, ये भी एक जोड़ी होता है। देखो ये भी क्या है, इधर एक है और इधर एक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को खत्म करता है। अब ये देखो कहाँ पे है, ये सीधे जो है ये पेशाब वाली जो नलिका है, पेशाब वाली नलिका में ये क्या है? दोनों बगल में है ना। तो मैंने बताया था कि मान लो कि अब इसी मार्ग से कौन निकल रहा है? यूरिन भी बाहर आ रहा है, इसी मार्ग से स्पर्म भी बाहर आ रहा है। तो अगर छोटे छोटे कण भी इसमें यूरिन के अगर होंगे तो इसका ये मार्ग क्या होगा? अम्लीय मार्ग बन जाएगा। तो इनकी अम्लीय मार्ग को खत्म करने का काम कौन करता है? यही काउपर ग्रंथि करता है। कौन करता है? काउपर ग्रंथि। ये संभोग क्रिया के दौरान शीशन को स्नेहन चिकनाई प्रदान करता है। अब एक चीज देखो, चूंकि पुरुष जब अपने फीमेल पार्टनर के साथ क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, तो ये ग्रंथि क्या करती है? ये ग्रंथि एक प्रकार का लिक्विड का स्राव करती है, और ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड इस मार्ग से बाहर आकर ये बाहर वाले भाग को क्या कर देता है? चिकना बना देता है। क्या कर देता है? चिकना बना देता है, जिससे संबंध स्थापित करने में क्या होती है? आसानी हो जाती है। तो ये काम इसका ये भी है कि ये एक स्नेह का क्या करता है? स्राव करता है। एक लिक्विड पदार्थ को क्या करता है? जो क्या होता है? ये शीशन के ऊपरी भाग को क्या करता है? चिकना बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, तो ये इसका इतना ही काम था। तो हमने इसका टोटल कार्य देख लिया। अब हमको सीधे जो है इसमें एक पॉइंट पढ़ना है, शीशन। शीशन किसे कहते हैं? जो एक इसका बाहरी लास्ट भाग कौन सा है? पुरुष का क्या है? हमने सहायक ग्रंथि भी पढ़ लिया, और लास्ट एक भाग क्या है? शीशन। शीशन को ऐसे स्टार्ट में बता देता हूँ आप। तो ये क्या होता है? बाहरी अंग होता है। ये क्या होता है? आंतरिक भाग नहीं होता। ये क्या होता है? बाहरी भाग होता है। और शीशन में दो प्रकार की शीशन जो होता है, दो प्रकार के मांसपेशियों से बना होता है। कितने प्रकार के? पहला होता है अस्पंजी पिंड और दूसरा होता है सुहक पिंड। अस्पंजी पिंड की संख्या 1 होती है और सुहक पिंड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनकी मांसपेशियों के अंदर ध्यान रखना, ये जो शीशन है ना, ये वाला भाग क्या है? शीशन है, पेनिस है, और इसके अंदर जो है, इस पेनिस के अंदर छोटी छोटी रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पतली पतली रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। और जब भी वही रक्त नलिकाएं जो है, ये जो रक्त नलिकाएं पतली पतली इसमें रक्त नलिकाएं जो निकली होती हैं, यही रक्त नलिकाएं आकर क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। जिसकी वजह से जब ये क्या होता है?
जब संबंध स्थापित होता है तो उस समय ये क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी टाइट स्थिति में आ जाता है। यानी रक्त नलिकाओं में रक्त जमा होने की वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा यानी टाइट स्थिति में आ जाता है, जो क्या होता है स्पर्म को पहुंचाने के लिए सहायक होता है। क्या होता है, स्पर्म को पहुंचाने के लिए सहायक होता है। इसके बाद से इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। शीशन के फूले हुए भाग को शीशन मुंड कहा जाता है। ये शीशन का फूला हुआ ये जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, शीशन मुंड कहते हैं। पूरा शीशन एक झिल्ली आवरण से ढका होता है। ये पूरा शीशन जो है एक झिल्ली के आवरण से क्या होता है, ढका होता है, जिसे अग्र त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्र त्वचा कहा जाता है। तो ये हमने इसकी संरचना को कंप्लीट बता दिया। अब संरचना के बाद से हमने स्पर्म बनाया। स्पर्म के बाद से उसको किस में बदला, सीमन में बदला। और सीमन के बाद से ये सीमन को कैसे क्या क्या यहाँ पे घटनाएं हुई ये हमने कंप्लीट बता दिया। अब आगे एक चीज़ इसको आपको बताना है हमको, एक छोटा सा पेपर में हर बार आ जाता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन, शुक्राणु की संरचना। तो कल मैं 5 मिनट समय लगेगा, शुक्राणु की संरचना को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद से हम लोग किस पे आ जाएंगे, मादा जनन तंत्र पे। ठीक है ना, क्या अब क्या इसमें बचा, लगभग सब कंप्लीट हो गया है।